नमस्कार, मैं सनत कुमार पांडे, व्याख्याता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम की इस वीडियो श्रृंखला में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम लोग यूनिट 5 इस सब्जेक्ट के डिस्कस करेंगे, जो कि मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम पे बेस्ड है। और आज का लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 3 है इस श्रृंखला का, इस पर्टिकुलर यूनिट का। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले HSPA हाई स्पीड पैकेट एसेस देखेंगे। जैसा हम लोगों ने लास्ट टाइम पे कुछ कॉन्सेप्ट देखे थे कि कैसे हम किसी नेटवर्क में GSM को अपडेट करते थे और अपडेट करने के बाद कैसे उस पर डेटा हम लोग सेंड करने के लिए जो है वो सक्षम हो पाए, और कैसे हम लोगों ने उसकी स्पीड को इनहेंस करने की कोशिश की थी। उसी क्रम में हम लोगों ने कई सारी जो है वो नई नई आर्किटेक्चर डिजाइन सीखी थी। ठीक है, आज के लेक्चर में उसी क्रम में हम लोग जो है वो डेटा की स्पीड को और हाई बनाने के लिए कुछ पैकेट स्विचिंग का कॉन्सेप्ट यूज करके हम डेटा को कैसे और हाई स्पीड से भेज पाएंगे वो सीखेंगे। फिर उसी में हम लोग जो है LTE नेटवर्क, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन नेटवर्क के आर्किटेक्चर और इसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। आजकल आप लोग जो 4G मोबाइल बेसिकली यूज कर रहे हो तो उसमें LTE मोड सेलेक्ट करते हैं, तब आपका जो है वो डेटा जो इंटरनेट है अच्छा जो है वो आप चला पाते हैं। ठीक है, फिर वहीं पर VoLTE सिस्टम आया। आपने देखा हो कि सबसे पहले जब 4G लॉन्च हुआ था तो उस पर कॉलिंग की फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी। बाद में उसमें कॉलिंग भी आने लगी, जो कि VoLTE मतलब वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, कि हम लोगों ने वॉइस की फैसिलिटी भी इस पे प्रोवाइड करी। ठीक है, तो इस तरीके से हम वेरियस सिस्टम को आज एक एक करके जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं HSPA क्या है। HSPA इज हाई स्पीड पैकेट एसेस। ठीक है, जो हमारे डेटा जो हम मान लीजिए कोई हमारे पास पिक्चर मैसेज है, हम उसको एक जगह से दूसरी जगह पर भेजना चाहते हैं, तो हम उन डेटा के जो बिट्स हैं बाइनरी, उनका पैकेट्स फ्रेम करते हैं और उन पैकेट्स को सक्सेसफुली क्या है एक जगह से दूसरे जगह पर सेंड करते हैं। ठीक है, वायरलेस एसेस टेक्नोलॉजी डिजाइन फॉर इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी फ्रॉम 3G मोबाइल टर्मिनल। ठीक है, 3G मोबाइल टर्मिनल को यूज करके और हम जो है वो जो इंटरनेट कनेक्टिविटी की स्पीड थी उसको इनहेंस करने के लिए, उसकी कैपेसिटी इनहेंस करने के लिए एक सिस्टम डिजाइन किया जिसको हम लोग HSPA के नाम से जानते हैं। ठीक है, दिस थर्ड जनरेशन मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन बेस्ड, ठीक है, इज बेस्ड ऑन UMTS, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, जो है UMTS टेक्नोलॉजी, उन्हीं के प्रोटोकॉल पे बेसिकली ये भी आपका वर्क करती है। ठीक है, HSPA में हम लोग बात करें तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि हम पैकेट फ्रेम करते हैं और उन पैकेट्स को इंडिविजुअल मतलब जो हमारा सेंडर से यूजर की ओर जा रहा है उसको अलग, और यूजर से सेंडर की ओर जो आ रहा है उसको अलग, मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर का अलग अलग पाथ जो है वो क्रिएट करते हैं और डेटा को हम सक्सेसफुली भेजते हैं। ठीक है, द अमलगमेशन ऑफ टू मोबाइल टेलीफोनी प्रोटोकॉल्स, इसमें दो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, HSDPA और HSUPA। HSDPA जो होता है वो आपका हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एसेस है। डाउनलिंक का मतलब क्या है, जब हम जो है वो जैसे सैटेलाइट के फ्रेम में बात करें तो सैटेलाइट से जब हमारा मैसेज ग्राउंड पे आता है, ठीक है, तो उसको डाउनलिंक बोलते हैं, और अपलिंक क्या बोलता है जब हमारा ग्राउंड से सैटेलाइट की तरफ। तो इसी तरह मोबाइल सिस्टम में अगर हम बात करें तो जब सेंडर से हमारा जो है वो रिसीवर की तरफ जा रहा है तो दैट इज अ अपलिंक, एंड द नेटवर्क बिटवीन द रिसीवर एंड टू सेंडर इज नोन एज द डाउनलिंक। ठीक है, तो दोनों के लिए बेसिकली हम अलग अलग पैकेट फ्रेम स्विच करते हैं और उनको सक्सेसफुली हम भेज पाते हैं। ठीक है, इसमें आप डायग्राम में देखिए कि आपके कई सारे यूजर्स हैं और उनको नोड भी है, क्या हुआ मैनेज करता है, फिर RNC के थ्रू जो है हम इसको आगे भेज पाने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, तो RNC बेसिकली क्या है कि ये आपका मैनेज करता है नेटवर्क को। ठीक है, कि कैसे कौन सा पोर्ट हमारा जो है नेटवर्क किस हिसाब से जो है वो कम्युनिकेशन करेगा, ट्रांसमिशन होगा इसका। ठीक है, तो रेडियो जो आपका नोड्स है, ठीक है, रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर जो RNC लगा हुआ है, वो बेसिकली क्या है कि फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि कैसे आपका सिस्टम जो है वो आने वाले सिग्नल्स को जो है वो सिस्टमैटिक करे उनके डेटा को,
और एक जो आपका नोड है उस नोड से दूसरे नोड को जो है वो सक्सेसफुली चला जाए। तो मेन रोल यहाँ किसका है? आरएनएस का, ठीक है। आरएनएस आपका जो है वो रेडियो बेसिकली नेटवर्क कंट्रोलर होता है ये, ठीक है। यही आपका बेसिकली मैनेज करता है चीजों को। देखिए कई सारे नोड से, जैसे एक नोड से कुछ आप देख रहे हैं बेस स्टेशन कनेक्टेड हैं, ठीक है, और पर्टिकुलर इस तरह से एक पर्टिकुलर जो आपका क्लस्टर है उसमें कई सारे नोड्स होंगे और उन नोड्स की जो हैंडलिंग है बेसिकली किसके द्वारा? आरएनसी के द्वारा की जाती है, रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और यही रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर जो है किसी रोमिंग में या किसी नेक्स्ट क्लस्टर में जो आपका सिस्टम उपलब्ध है जिसको हम डेटा सेंड करना चाहते हैं उसके भी सिस्टम को यही हैंडल करता है बेसिकली, ठीक है। तो आरएनसी का यहाँ जो है रोल इम्पोर्टेंट है। फिर अब ये कैसे हमारी टेक्नोलॉजी वर्क करती है, हाउ डज इट वर्क? तो एडाप्टिव मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग पे बेसिकली है। जो मॉड्यूलेशन की टेक्नोलॉजी है एडाप्टिव मॉड्यूलेशन यूज कर रहे हैं और जो हमारी बाइनरी बिट्स है उनको कोडिंग के फॉर्मेट में हम लोग फ्रेम कर रहे हैं। फिर शेड्यूलिंग होती है कि डेटा किसके बाद कौन जाएगा, किस हिसाब से फ्रेम के पैकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे नेटवर्क पे, वो यहाँ पर फास्ट है और फास्ट रीट्रांसमिशंस हैं, ठीक है। तो जो चीजें हमारी गई और फिर वापस आ रही तो सबकी हमने स्पीड अगर इन्हेंस कर दी है तो डेटा स्पीड हमारा क्या बढ़ जाएगी और डाउनलोडिंग वगैरह जो आप लोग करते हैं उसकी स्पीड भी फास्ट हो जाएगी। तो डाउनलोडिंग स्पीड की हम लोग बात करें तो वहाँ 14 Mbps डाउनलोडिंग, ठीक है, स्पीड हो जाती है। स्पीड ऑफ द 5 और अपलोडिंग स्पीड यहाँ क्या है? 5.8 Mbps। तो डाउनलोडिंग स्पीड आपकी ज्यादा है, ठीक है, 14 Mbps है एंड अपलोडिंग स्पीड इज 5.8। डाउनलोडिंग क्या है? जब आप डेटा को नेटवर्क से लेते हैं दैट इज द डाउनलोड, ठीक है, और जब आप अपने डेटा को जो है नेटवर्क पर भेजते हैं दैट इज अपलोड, ठीक है। स्मूथ फॉर ट्रांसफरिंग लार्ज फाइल, लाइव स्ट्रीमिंग एंड वेब ब्राउजिंग, जो हम लोग कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, ठीक है, वीडियो स्ट्रीमिंग करते हैं, फेसबुक लाइव वगैरह जो आप लोग करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी वी बिकम एबल टू परफॉर्म दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी, ठीक है। हाउ लो लेटेंसी बिलो 50 मिलीसेकेंड, ठीक है, लेटेंसी को हम कम से कम कर पाते हैं। इट यूजेस शेयर्ड चैनल ट्रांसमिशन, जिसके कारण आपका डाउनलोडिंग और अपलोडिंग की स्पीड इनहेंस हुई। रिकवरिंग लॉसिंग डेटा बाय सॉफ्ट कंप्यूटिंग मेथड्स एट द टाइम ऑफ द रिट्रांसमिशन। जब हम बेसिकली कोई डेटा ट्रांसमीटर पे भेज रहे हो ट्रांसमीटर से रिसीवर की ओर और रिसीवर पे वो रिसीव ना हो, तो हमारे पास कई सारी एल्गोरिथम होती हैं कि हम कैसे उस एरर को पहले तो डिटेक्ट करें और फिर उसके बाद करेक्ट करें। तो वही जो हमारा ये HSPA स्कीम है इसमें बेसिकली एरर करेक्शन और एरर डिटेक्शन की भी पॉसिबिलिटी है, जो इसमें हम सॉफ्ट कंप्यूटिंग मेथड्स का यूज करते हैं और डेटा को रिकवर कर लेते हैं, ठीक है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं कि कम्युनिकेशन रेंज जो है इसमें, इफ यूए इज फार अवे फ्रॉम द बेस स्टेशन, ठीक है, जिसको हम सेंट्रल भेजने का प्रयास कर रहे हैं, इट कैन नॉट गेट द टोटल बैंडविड्थ। जितना इसकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी बेसिकली उसमें बैंडविड्थ क्या होगा? कांस्टेंट नहीं रहेगी, रिड्यूस करती जाएगी। नंबर ऑफ यूजर्स की भी रिस्ट्रिक्शन है। द क्वालिटी ऑफ सर्विस इज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ यूजर। जितने ज्यादा नंबर ऑफ यूजर जुड़ते जाएंगे उतनी क्या होगी? डाउनलोडिंग या अपलोड की स्पीड, आपकी डेटा क्वालिटी क्या होगी? रिड्यूस कर जाएगी। आपने देखा हो कि जब नंबर ऑफ यूजर ज्यादा होते हैं आपके 4G टेक्नोलॉजी सिस्टम में, तो आप देखते हैं कि डाउनलोड आपका जो है वो देर से होता है, कोई भी जो आप मैसेज या वीडियो डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है। कॉस्ट क्या है? एक्सपेंस टू अपग्रेड द होल सिस्टम, एक्सपेंस टू अपग्रेड यूजर इक्विपमेंट। जब भी इस टेक्नोलॉजी में कोई अपग्रेडेशन होता है हमको पूरा सिस्टम चेंज करना पड़ता है। और साथ ही साथ इसमें क्या है? यूजर, जैसे आप लोग देखे थे पहले जो मोबाइल फोन आते थे उसमें जिसमें 4G नहीं होता था, जब हमने 4G बेसिकली हमें यूज करना हुआ तो हुआ क्या कि हमें बेसिकली क्या है? अपने सिस्टम को भी चेंज करना पड़ा, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका नेटवर्क था, आप देखे हो 4G के लिए रिलायंस ने कई टाइप के जो अलग अलग टावर लगाए, ठीक है। तो उन टावर के साथ साथ आपको अपना मोबाइल का इक्विपमेंट भी बेसिकली चेंज करना पड़ा।
तो जो पहले आपका मोबाइल सेट काम करता था वो मोबाइल सेट काम नहीं किया, अब आपको क्या है मोबाइल सेट बदलना पड़ गया, ठीक है। तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। फिर कंक्लूजन की बात करें तो HSPA हाई स्पीड पैकेट एक्सेस इज अ मोबाइल टेलीफोनी प्रोटोकॉल which is based on packet send is used in the 3G and 3.5G radio network in order to increase the size of the data to be stored and the speed of the rates of the data transfer. Basically 3G से 3.5G में हम basically इसको जो है वो अपग्रेड करने का प्रयास किए HSPA के थ्रू जी, ठीक है। तो HSPA provides 5 times the download speed of the previous versions by improving the spectral efficiency. Spectral efficiency किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ यूजर ज्यादा ना हो, ठीक है। और हमने क्या किया, पैकेट फ्रेमिंग कर दिया, सॉफ्ट कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट लगा दिया। इसकी वजह से क्या है कि इसकी इफिशियंसी कुल मिला के बढ़ जा रही है। एंड इट प्रोवाइड हाई डाउनलोड and low latency, thus allowing users to download large file quickly, ठीक है। तो कुछ ऐसी जो है इसमें सिस्टमैटिक हमने जो है एल्गोरिथम्स लगाई कि डाउनलोड की जो हमारी स्पीड है अपलोड की दोनों क्या हो गई, इंप्रूव कर गई, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है कि LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, ठीक है। तो आइए अब लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन की हम लोग चर्चा करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज LTE, ठीक है। LTE बड़ा पॉपुलर टर्म है, आप लोग सुनते भी हैं कि आपको 4G चलाना है तो अपने मोबाइल में क्या LTE को जो है इनेबल करना पड़ेगा। LTE जो पैटर्न है उस पर जो है वो 4G चल रहा है, ठीक है। तो LTE इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ मोबाइल ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी। बेसिकली हमने इसमें डेटा का जो हमारा कनेक्टिविटी था, डेटा के ट्रांसमिशन की जो हमारी स्पीड थी उसको हमने बढ़ाने के लिए बेसिकली LTE को डेवलप किया, ठीक है। यहाँ पर डेटा रेट्स आपका कितना है, लगभग 100 Mbps, ठीक है। इट इज नेक्स्ट लेवल आफ्टर UMTS 3G टेक्नोलॉजी एंड इट वर्क्स ऑन IP प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स का यूज करते हैं इसको हम यूज करने के लिए, ठीक है। उस पर ये डिपेंडेंट है। फिर एडवांटेजेस इसके क्या है, इट प्रोवाइड्स लो लेटेंसी, ठीक है। वही जो आपको मैंने बताया कि डेटा का ड्रॉपेज वगैरह जो है वो और एरर वगैरह जो है, ठीक है, वो कम से कम इसमें की गई। हायर नेटवर्क थॉटपुट, बेसिकली थॉटपुट क्या होता है कि जब कोई प्रोड्यूसर मतलब एक कंपनी जो है वो कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है बना रही है और प्रोडक्ट की सप्लाई कितने अच्छे से कर पा रही है, दोनों चीजें, एक तो प्रोडक्शन और दूसरा उसकी सप्लाई। मतलब कोई कंपनी जो है वो कितने नंबर ऑफ जो है वो 4G नोड्स जो है वो जनरेट कर दे, सिर्फ उससे मतलब नहीं है, उस नोड्स को यूज करने वाले कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं, दोनों को जब हम इफेक्टिव एनालिसिस करते हैं उसी को बोलते हैं हम क्या, थॉटपुट। तो थॉटपुट बेसिकली हमारा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। इंक्रीज डेटा ट्रांसफर स्पीड, ठीक है। मोर कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यहाँ कॉस्ट इफेक्टिवनेस है, ठीक है। और इम्प्रूवमेंट्स ओवर 3G नेटवर्क, 3G नेटवर्क को हमने इम्प्रूव करके बेसिकली LTE को जो है क्या है डेवलप किया, ठीक है। अब इसमें हम वेरियस टेक्नोलॉजी से अगर इसका कंपैरिजन करें तो 2G से 4G की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो देखा होगा आपने कि बेसिकली क्या है कि डेटा डाउनलोड की आपकी स्पीड बढ़ती गई, क्योंकि क्या है कि जो यहाँ पे स्पीड थी बेसिकली हर एक जनरेशन की वो बेसिकली इनहेंस कर रही है। जैसे 2G में हम लोग देखे थे कि 14.4 kbps स्पीड, फिर 3G आया, तो बेसिकली क्या है कि स्पीड अगर बढ़ भी जा रही है लेकिन अगर हमारी टेक्नोलॉजी बहुत सिस्टमैटिक बहुत अपग्रेडेड नहीं है तो हम बेसिकली क्या है कि डेटा डाउनलोड की स्पीड और उसको डेटा अपलोड करने की स्पीड को नहीं इनहेंस कर पाते हैं, ठीक है। और यहीं पे हम बात करें कि जो है वो LTE नेटवर्क तो नियर अबाउट 115 Mbps की स्पीड पे हम लोग इस पे डेटा को डाउनलोड और अपलोड कर पाते हैं। फिर आपका 4G आ गया जो इस समय चल रहा है, इसमें हम लोग 1 Gbps की स्पीड जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि डेटा का हमारा जो ट्रांसमिशन है लगभग इस स्पीड पे हो रहा है, ठीक है। तो डेटा डाउनलोड और सिर्फ चैनल्स की वो बढ़ाने से जो है नहीं है, उसमें डेटा का बेसिकली ये है कि एरर करेक्शंस के मेथड कौन कौन से हैं, कितना इफिशिएंटली हमारे पैकेट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, इन सब चीजों पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। डेटा लॉसेस नहीं होने चाहिए, कम से कम हो सिस्टम में, मतलब सिस्टम की जो एक्यूरेसी हो वो भी हाई होनी चाहिए।
अब आर्किटेक्चर की हम लोग बात करें जो है एलटीई नेटवर्क के, तो आर्किटेक्चर में बेसिकली है क्या कि इसमें ओएफडीएम सिस्टम यूज होता है। ओएफडीएम बेसिकली क्या है, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पढ़ा था, तो हम लोगों ने देखा था कि एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज बैंड में क्या करते थे, छोटे छोटे साइज में उसको ब्रेक कर देते थे, और उसी में हम डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स के द्वारा प्रोवाइड किए जाने वाले सिग्नल को प्रोवाइड करते थे। बट ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की जब हम बात करते हैं, तो बेसिकली इसमें क्या है कि दो सिग्नल आपस में क्या होता है, ऑर्थोगोनलिटी शो करते हैं। ठीक है, जैसे एक यूजर के द्वारा जो पैकेट्स मैसेज के जा रहे हैं दूसरे यूजर के द्वारा जो, तो आपस में इसमें क्या है कि ऑर्थोगोनलिटी हो, ताकि इंटरफेरेंस और अदरवाइज जो इंटरफेरेंस और अदरवाइज जो लॉसेज हैं अदर्स, उनको हम इसमें क्या करते हैं, सप्रेस कर पाने में सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, फिर एससी एफडीएमए सिंगल कैरियर फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसएस फॉर अपलिंक। अपलिंक के लिए हम एससी एफडीएमए यूज करते हैं। एससी मतलब हुआ कि यहाँ पर कैरियर को सप्रेस कर दिया गया, या एक कैरियर को सप्रेस किया गया, या सिंगल कैरियर यूज हो रहा है। ठीक है, तो सिंगल कैरियर है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एसएस और अपलिंक। एंड मीमो मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट। होता क्या है कि आपने जनरली देखा हो कि जो हमारा टावर है उसमें एक ट्रांसमीटर रिसीवर लगा है, और दूसरे टावर पे भी एक ट्रांसमीटर रिसीवर लगा हुआ है। तो है क्या कि अभी तक हम जो सिस्टम यूज कर रहे हैं उसमें क्या है कि एक लिंक बना जो है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। लेकिन जब मीमो की हम बात करते हैं, तो जो हमारा ट्रांसमीटर होता है, ट्रांसमीटर साइड में भी बहुत सारे लिंक होते हैं, मतलब मल्टी इनपुट और मल्टी आउटपुट। कई सारे लिंक होंगे ट्रांसमिशन के लिए, और रिसीवर की बात करें तो इस पे बहुत सारे लिंक होंगे क्या, रिसीविंग के लिए। तो हम इस सिस्टम को क्या सिस्टम बोलते हैं, मीमो सिस्टम। मतलब एक कोई सिस्टम एक दूसरे से आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी इफिशियंसी क्या होगी सिस्टम की, बढ़ जाएगी। मल्टी इनपुट है और मल्टी आउटपुट, मतलब ट्रांसमीटर और रिसीवर के जो लिंक्स हैं वो देयर आर सो मेनी लिंक्स आर प्रेजेंट बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। और यूजर कोई भी लिंक को फॉर्म का जो है वो चूज करके अपने सिग्नल को भेज सकता है। ये बेसिकली सिस्टम के द्वारा डिफाइंड होगा कि कौन सा चैनल जो है वो पर्टिकुलर यूजर के द्वारा यूज किया जा रहा है। ठीक है, फिर ऐसे ही है इसमें सिस्टम आर्किटेक्चर इवोल्यूशन हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो एलटीई सिस्टम है वो बेसिकली क्या है, जो प्रीवियस में हम लोगों ने बहुत सारी टेक्नोलॉजी पढ़ी थी उन्हीं को अपग्रेड किया गया बेसिकली। ठीक है, और सिस्टमैटिक ओएफडीएम एससी एफडीएमए, तो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद रखना चाहिए कि बेसिकली एलटीई में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। ठीक है, ओएफडीएम भी है, एससी एफडीएमए है, फिर वहीं आपका मीमो है। ठीक है, ऐसे ही है, तो कभी ऑब्जेक्टिव में मिल जाए तो आपको इन टर्म को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब इसमें आर्किटेक्चर की हम बात करें। आर्किटेक्चर मतलब कि कैसे सिग्नल का ट्रांसमिशन और कैसे इन सब का आपस में हैंडलिंग हो रही है। ठीक है, तो बहुत सारे इसमें नोड्स हैं। ठीक है, एक एक नोड्स के बारे में अगर हम देखें इसमें, तो बेसिकली कई सारे इसमें गेटवे लगे हुए हैं। ठीक ना, जैसे आपका SGN लगा हुआ है, तो बेसिकली ये वही आपका जो है वो जो लास्ट हम लोग सिस्टम पढ़े हैं कि इसमें क्या है, सर्विंग GPRS सिग्नलिंग नोड हो गया, आपका नेटवर्क गेटवे है। ठीक है, तो इसमें है क्या बेसिकली कि जो हमारा अभी तक सिस्टम ट्रांसमिशन के लिए यूज हो रहा था, जैसे इसमें उसमें क्या है कि आपस में सिंक्रोनाइजेशन और डेटा हैंडलिंग की कई सारे जो है वो जो है उनको रिप्रोड्यूस करने के, एरर करेक्शन एरर डिटेक्शन के मेथड, उनको पैकेट फ्रेम करके भेजना, उनके लिए क्या है कि बहुत सारे हमारे पास जो है वो नोट्स बनाए गए। ठीक है, और बेसिकली क्या है, ये सारे नोट्स आपका आईपी नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल पे जो है ये सारी चीजें हमारी गवर्न हो रही है। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे होंगे ई नोड है आपका, जिसको हम लोग ENB बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, सपोर्ट्स एयर इंटरफेस, प्रोवाइड्स रेडियो सोर्स मैनेजमेंट फंक्शंस। ठीक है, कैसे दो के बीच में हमको लिंक क्रिएट करना है,
ठीक है। एयर इंटरफेस ये बेसिकली प्रोवाइड करता है। फिर आप यहीं पर SWGN देख रहे हैं, ठीक है, सर्विंग गेटवे होता है ये, ठीक है, प्रोवाइड्स मोबिलिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग, ठीक है। और फिर यहीं पर आप PDN देख रहे हैं, PDN गेटवे। तो PDN गेटवे जो है बेसिकली क्या है कि इट्स प्रोवाइड्स कनेक्टिविटी टू इंटरनेट and it provides quality of service and mobility between 3G and non 3G networks, ठीक है। जब आप 3G और नॉन 3G नेटवर्क में कनेक्टिविटी करना चाहते हैं तो बेसिकली PDSN का यूज करते हैं। फिर यहीं पर आप MME देख रहे हैं, ठीक है। MME बेसिकली आपका क्या है कि मोबिलिटी मैनेजमेंट आइडेंटिटी है, ठीक है। सिस्टम की मोबिलिटी को ये मैनेज करता है, डेटा ट्रांसफर की मोबिलिटी को ये बेसिकली क्या है हैंडल करता है, मैनेजेस मोबिलिटी एंड प्रोवाइड सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी के लिए भी हमारा MME रिस्पॉन्सिबल है। ऑपरेट्स इन कंट्रोल प्लेन एंड प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन। सिस्टम जिसके बीच में हम ट्रांसमिशन कराना चाह रहे हैं वो ऑथेंटिक है कि नहीं, आपस में दोनों की कनेक्टिविटी है कि नहीं, इन सारी चीजों को जो है वो हैंडल करने के लिए हमारे पास बेसिकली MME है, ठीक है, मोबाइल मोबिलिटी मैनेजमेंट आइडेंटिटी, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारी जो है हमने इस तरीके से प्रोवाइड करे जो प्रीवियस सिस्टम में नहीं थे, जो हमारे सिस्टम को मोर एक्यूरेट, मोर ऑथेंटिकेट और कई सारे जो है इसमें एरर के करेक्शन के मेथड, डिटेक्शन के मेथड सारे हमने इसमें इन्वॉल्व कर दिए। आपस में सिस्टम की कंपैटिबिलिटी हमने क्या किया, इम्प्रूव कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम सिस्टम को स्मार्ट बना पाए, ठीक है, कि कैसे हमारा डेटा रेट इसमें इनहेंस कर जाए। तो व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड्स फॉर LTE, ठीक है। LTE के फ्यूचर्स के बारे में बात करें, इसके यूजर्स के बारे में, तो मास डेवलपमेंट टू बिगिन अराउंड 2012 में इसका जो है वो बेसिकली इस पे रिसर्च बेसिकली स्टार्ट हुआ, ठीक है। और 12 के अराउंड जो है वो इसका डिप्लॉयमेंट किया गया। डिवाइसेस विच आर कवर्ड अंडर LTE आर द बेसिकली मोबाइल फोन्स जो है इसमें कनेक्ट, इसके कंपेटेबल हैं, लैपटॉप्स हैं, कैमरा हैं, ठीक है, कैम रिकॉर्डर्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली है क्या कि इसमें कौन कौन से जो है चीजें कंपैटिबल है, इसमें बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो हम करंटली अभी बहुत सारे गैजेट्स में यूज कर रहे हैं जो इसके कंपैटिबल हैं, ठीक है। उसमें सबसे सिंपल आपका एग्जांपल क्या है, मोबाइल है आपका। फिर एश्योर्ड इंटर ऑपरेबिलिटी विद ओल्डर वायरलेस टेक्नोलॉजी सच एज GSM हो गया, आपका WCDMA हो गया, HSPA हो गया, CDMA हो गया, SCDMA हो गया। तो इसमें है क्या कि बेसिकली जो हमारी पुरानी भी कॉन्सेप्ट थे जिनके बेसिस पे हम अपना कम्युनिकेशन करते थे, उनके ये क्या है, कंपैटिबल है, इंटर ऑपरेबिलिटी है कि कोई एक सिस्टम GSM है, दूसरा WCDMA है, तो दोनों आपस में कैसे डेटा का ट्रांसफर कर सकते हैं वो भी प्रोवाइड किए गए, ठीक है। तो ये यूजर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि दीज सिस्टम आर द यूजर फ्रेंडली सिस्टम, ठीक है। अब इसमें हम लोग आगे देखते हैं जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि जो LTE सिस्टम था, LTE सिस्टम के बिहाफ पे हमने क्या किया, हमने अपने डेटा जो ट्रांसफर की स्पीड थी, जो डेटा ट्रांसफर स्पीड की इफिशियंसी थी उस सिस्टम की, उसको हमने क्या किया, इम्प्रूव किया था, ठीक है। कैसे, हमने सिस्टम को स्मार्ट बनाया, हमने उसको इंटर ऑपरेटेबल बनाया कि GSM वाला सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व हो सके, CDMA वाला भी हो सके, ठीक है। और फिर हमने उसमें क्या किया कि आपस में इंटरऑपरेबिलिटी के लिए इंटरफेसिंग प्रोवाइड करी, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो जैसे आपने देखा हो कि बेसिकली कई सारी मोबाइल कंपनियां होती हैं, सबकी अपनी अपनी फंक्शनिंग होती हैं, जैसे मेट्रोला का सिस्टम है, आईफोन है, तो उसमें स्विचिंग और ऑपरेशन का जो कॉन्सेप्ट होगा वो अलग अलग होगा। तो LTE सिस्टम बेसिकली हमें इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि डिफरेंट नेटवर्क की जो तकनीक थी, GSM हो गया, CDMA हो गया, इनको आपस में कैसे इंटरकनेक्ट किया जाए। अदरवाइज क्या है, जो GSM यूज कर रहा होगा वो CDMA के साथ नहीं कनेक्ट हो पाएगा, जो CDMA यूज कर रहा होगा वो GSM से नहीं कनेक्ट हो सकता। तो इस तरीके के सिस्टम में हम लोगों ने डेटा ट्रांसफर के लिए उसमें इंटर ऑपरेबिलिटी के लिए कई सारे इंटर फेजेस प्रोवाइड किए। फिर वहीं पर हम जब डेटा को भेजने में सक्षम हो पाए तो हमें ये लगा कि अगर हम इसमें वॉइस सिग्नल भी अगर जो है सुपर इम्पोज कर दें तो डेटा के साथ साथ हमारा क्या है,
वॉइस सिग्नल भी ट्रांसमिट होने लगे। और आजकल आप सिस्टम में देखते हैं कि डेटा पैक ले लीजिए और आप फ्री में बात करिए एक से दूसरे नेटवर्क के बीच में। देखा होगा बहुत से लोग 4G मोबाइल यूज कर रहे हैं आजकल, और उसमें क्या है कि आपने डेटा पैक मोबाइल में जो है वो रिचार्ज करा लिया है, और कॉल भी की फैसिलिटी भी आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहे हैं। तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, VoLTE, ठीक है, वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म। ठीक है, क्या है VoLTE? Voice over long term evolution is a standard for high speed wireless communication for mobile phones and data terminals. This would lead to fragmentation and incompatibility, not allowing all phones to communicate with each other. ठीक है, and VoLTE has up to 3 times more voice and data capacity than 3G UMTS। मैंने पहले सिस्टम डिस्कस किया UMTS, उसके कंपैरिजन में क्या है, ये 3 गुना जो है वो डेटा ट्रांसफर और रिसीविंग और वॉइस ट्रांसमिशन की स्पीड प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, फर्दरमोर it frees up bandwidth, and this would reduce the voice traffic. ठीक है, voice calls over LTE are recognized as the industry agreed progression of voice services across the mobile networks, developing LTE radio access technology। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या है, वही हमारा जो रिक्वायरमेंट था कि कैसे हम इस पे वॉइस को जो है वो ट्रांसमिट कर सकें, वॉइस सिग्नल्स को इसके ऊपर सुपर इम्पोज कर सकें। तो हमने कुछ कॉन्सेप्ट यूज किए और हमने इसके ऊपर क्या है वॉइस ट्रांसमिशन किया LTE के ऊपर, जिसकी स्पीड क्या है, जनरल जो आप लोगों ने सिस्टम अभी तक 3G या 2G GSM या 3G UMTS के देखे थे, उससे 3 गुना स्पीड इसमें ज्यादा है। बेनिफिट्स की बात करें तो इट प्रोवाइड्स अ मोर इफिशिएंट यूज ऑफ spectrum than traditional voice, meet the rising demand for richer more reliable services। ठीक है, ज्यादा एक्यूरेसी से ज्यादा क्लियर आपका वॉइस सिग्नल इसके ऊपर ट्रांसमिट हो रहा है डेटा के साथ साथ। eliminates the need to have voice on one network and data on another। ठीक है, फिर अनलॉक न्यू रेवेन्यू पोटेंशियल। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमारी जरूरत बन गई है कि अब हम हमारे मोबाइल में अगर डेटा खत्म हो गया तो जैसा लगता है कि लाइफ में कुछ हमारी अधूरापन है, तो हम तुरंत जो है वो रिचार्ज कराते हैं। इससे क्या है कि कंपनीज के साथ साथ सरकार का भी एक रेवेन्यू जो है वो इनहेंस हो रहा है। ठीक है, इन फैसिलिटीज को प्रोवाइड करके। ठीक है, कैन बी डेवलप्ड इन पैरेलल विद वीडियो कॉल्स over LTE and RC's multimedia services including video share, multimedia messaging, chat and file transfer। बहुत सारी फैसिलिटी दी गई। जैसा आपने देखा हो पहले क्या था, बात करते थे तो आपका इंटरनेट नहीं चलता था मोबाइल में। ठीक है, अब क्या हुआ VoLTE की फैसिलिटी में कि हम बात भी कर रहे हैं और हमारा इंटरनेट भी हमारे मोबाइल से चल रहा है। ठीक है, and next benefit is ensures that the video service are fully interoperable across the operator community, just as voice service are as demand for the video calls grows। ठीक है, जैसे जैसे हमने इसमें फैसिलिटीज इंप्रूव की वॉइस की, वहीं पर क्या है वीडियो कॉलिंग का भी कॉन्सेप्ट आया, और हमने इसमें क्या है ऑन डिमांड वीडियो कॉलिंग की भी फैसिलिटीज को जो है ऐड कर दिया। क्योंकि पहले तो इसमें हम डेटा भेज ही रहे थे, और डेटा के साथ साथ क्या है कि जब हम इस पे वॉइस सिग्नल को भी सुपर इम्पोज कर पाए तो वही कॉन्सेप्ट क्या गया कॉन्फ्रेंसिंग का, कि हमारा पिक्चर भी सेंड हो रहा है और हमारा वॉइस भी सेंड हो रहा है। ठीक है, इंक्रीजेज हैंडसेट बैटरी लाइफ बाई 40%। जितना हमारा पहले बैटरी चलता था इंटरनेट में, आप देखें पहले क्या होता था, इंटरनेट यूज करिए तो जल्दी आपका मोबाइल डिस्चार्ज होता था। ठीक है, अब क्या है कि मोबाइल की लाइफ भी क्या है, जो आपका VoLTE सिस्टम आ रहे हैं उनमें आपकी मोबाइल का जो बैटरी का कंजम्पशन है उसको इसने रिड्यूस किया, नियर अबाउट जो है वो 40% तक आपकी बैटरी लाइफ को जो है इम्प्रूव कर दिया। ठीक है, डिलीवर एन अनयूजुअल क्लियर कॉलिंग एक्सपीरियंस। ठीक है, फैसिलिटी आप वॉइस कॉलिंग की देखिए, तो जब आप लोग डेटा लिंक लेयर के थ्रू जो है वो अपनी कॉल कर रहे हैं, ठीक है, जिस ऐसे मोबाइल से जिसमें नेट की फैसिलिटी है,
उससे आप लोग अगर कॉल कर रहे हैं तो बेसिकली वॉइस की क्वालिटी क्या है, क्लियर है, प्रोवाइड्स रैपिड कॉल एस्टेब्लिशमेंट टाइम, ठीक है, कॉल फॉल्स हो जाने की या कॉल लगने में जो टाइम डिले होता था वो क्या हुआ, इम्प्रूव कर गया। जैसे आप मिलाते हैं, ठीक है, कॉल आपकी कनेक्टिविटी क्या है, इजी हो गई, ठीक है। फिर इसी में कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कंक्लूजन में अभी तक जो हमने देखा एलटी सिस्टम के कंपैरिजन में वीओएलटी सिस्टम जो है आपका एक इम्प्रूव्ड सिस्टम है, ठीक है, कंटिन्यूइंग हाई क्वालिटी, ठीक है, fully interoperable and globally available voice services is fundamental to operators, ठीक है। बेसिकली हम इंडिया में बैठे हुए हैं और हमारा कोई जानने वाला यूएस या यूके में है तो हम उससे भी बेसिकली क्या है कि इसी जो नेटवर्क में हमारा वॉइस सिस्टम फैसिलिटी है उसके थ्रू हम कनेक्ट हो पाते हैं और बहुत कम कॉस्ट में, ठीक है। पहले क्या था, आपको बेसिकली जो है वो कॉल करने के लिए रोमिंग और फिर इंटरनेशनल रोमिंग के जो चार्जेस होते थे वो पे करने होते थे, ठीक है। इस ऐसे और इन सब फैसिलिटीज में वीओएलटी सिस्टम यूज करके अब जो हमारे सिस्टम आ रहे हैं उसमें आपने देखा हो कि आप सिस्टम से सिंपल जो आपका इंटरनेट जो आप लोकल लेवल पे जिसको हम कॉल करने के लिए यूज कर रहे थे उसी का यूज करके अब हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे भी अपनी कॉल सक्सेसफुली कर सकते हैं और एकदम लो कॉस्ट के साथ, ठीक है। रिक्वायर अ सिंगल टेक्नोलॉजी, कॉमन इंटरफेस एंड ओपन स्टैंडर्ड, ठीक है। और जो हमारा यूजर इसको इंडिया में यूज कर रहा है या हमारा यूजर जो है यूके या यूएस में बैठा हुआ है, दोनों के लिए क्या है, प्रोटोकॉल जो है वो कॉलिंग के सेम है, इसलिए क्या है, आपस में ये इंटर ऑपरेटेबल है। जैसे हमने इसमें टर्म है कि फुली इंटर ऑपरेटेबल, ठीक है। तो जब सारे नियम हमारे लिए जो नियम है वही दूसरे के लिए नियम है तो हमारे सिस्टम क्या होंगे, आपस में इंटर कनेक्टेड हो जाएंगे इजिली, ठीक है। और इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इंटर ऑपरेटेबल सिस्टम, ठीक है, जो कि ग्लोबल अवेलेबिलिटी है इसी कनेक्टिविटी की और इंटर ऑपरेटेबिलिटी की, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि हम इंडिया में बैठ के अगर यूएस वाले को कॉल करना चाहें तो उसके लिए हमको कुछ अलग सिस्टम यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने इसको इंटरनेशनली जो है वो इंटरनेट प्रोटोकॉल को यूज करके हमने इस सिस्टम को डिजाइन किया है। इसलिए चाहे हम दुनिया के किसी भी देश में हो, अगर इस फैसिलिटी को हम यूज कर रहे हैं तो हम इजीली आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। VoLT will develop the necessary specifications to put this in place, ठीक है। तो जैसा आपने देखा कि हमने एक एक करके डिफरेंट टेक्नोलॉजीज जो हमारा डेटा ट्रांसमिशन के लिए, जो हमारा वॉइस सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए थी, उनको स्टडी किया और देखा एक सिस्टम के जो जो ड्रॉबैक्स थे उनको हम लोगों ने दूसरे सिस्टम में रिमूव किया। इस हिसाब से हमारा जनरेशन बढ़ती गई। आपने 1G से 2G, ठीक है, फिर 3G, फिर 4G, अब हमारे सामने क्या 5G जो है वो चैलेंज की तरह है और हमारे साइंटिस्ट ने जो है 5G पे बहुत अच्छा काम किया और अब फाइनली जो है वो 5G जो है टेस्टिंग के फेज में है, जल्दी हम उसको भी यूज कर पाएंगे। तो इन्हीं सब तकनीकों को हम अपडेट करके वो सिस्टम को जो है, जैसा एक नया टर्म आपने देखा मीमो, मल्टी इनपुट मल्टी आउटपुट सिस्टम, ठीक है। तो इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को यूज करके हम अपने सिस्टम को धीरे धीरे क्या करें, यूजर फ्रेंडली अपडेट करके उसको हम सिग्नल की कैपेसिटी और जो हमारे नंबर ऑफ यूजर किसी सिस्टम से कनेक्टेड हैं उनकी जो है वो कैपेसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं, उनकी सर्विसेज को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग यही तक रखते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में कुछ हम लोग और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे इससे रिलेटेड। तो आज यहीं तक, थैंक यू।